दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन इसमें का है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 अंक का आता है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी तुलना करवाएंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² - b + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर m है। अब चूंकि मूल बराबर है, हल लिखेंगे तब ये लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है इसलिए इसका जो विवितकर है वो शून्य होना चाहिए। विवितकर d बराबर 0। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, -12 का स्क्वायर -4a और c कितना है, m बराबर 0। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 -4 12m बराबर 0। तो 144 बराबर, ये 12m माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। m बराबर 144 बटे 12, 12 एकम 12, तो m बराबर कितना हो गया, 12। तो ये m का मान आपका आ गया। अब यहाँ पे m की जगह पर k भी दिया हो सकता है या फिर यहाँ पर भी k हो सकता है। फिलहाल अगर ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं तो बस d बराबर b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए, अगर मूल बराबर कह रहा है तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है और आना जरूर है। इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, हर साल पूछा जाता है। तो इसे लगाने का बहुत ही सरल तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या तरीका है इसको। तो इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए विरोधाभास का प्रयोग किया जाता है। विरोधाभास का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया है अपरिमेय संख्या, तो हम इसको परिमेय मानेंगे और फिर अपनी बात को गलत सिद्ध कर देंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगी। तो हम मानते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q, यानी अंश बटे हर, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर नहीं g, पर इनका HCF, p और q का HCF जो है, यानी कि इनका मासा 1 होना चाहिए। मासा 1 किनका होता है, जो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, यानी जो केवल अपने आप से कटें और किसी से ना कटें, तो उनको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो हमने मान लिया कि ये संख्याएं सहअभाज्य हैं और हम इस बात को सिद्ध कर देंगे कि ये संख्याएं सहअभाज्य नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट पर वर्ग चढ़ाएंगे तो रूट हट जाएगा और p² बटे q²। अब क्या करेंगे, 2 को इधर लाएंगे, q² को उधर ले जाएंगे, तो q² बराबर p² बटे 2। अब जैसे कहीं पे लिखा होता है 10 बटे 2 बराबर 5, इसका मतलब है कि जब हमने 2 से 10 को भाग किया
तो 5 आया। तो यहाँ पे जैसे हम पी स्क्वायर लिखा है, तो पी स्क्वायर को अगर हमने 2 से भाग किया तो क्यू स्क्वायर आया, यानी कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ये आ गया हमारा, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे कि 8 का वर्ग जो है अगर यानी 64 है, वो अगर 4 से विभाज्य है तो 8 भी 4 से विभाज्य होगी। 4 से इसको भाग करेंगे 16 आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि P जो है वो 2 से विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, अब हम P के बराबर में मानेंगे, माना P बराबर, अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब कोई भी विषम संख्या यहाँ पर आएगी। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का वर्ग मूल जो है निकल जाता है। तो P बराबर जो भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख रहे हैं, और फिर A B C D M कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया C, तो P बराबर कितना आ गया, 2C। तो अगर हम P बराबर 2C रखेंगे, समीकरण 1, P बराबर 2C रखने पर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2C का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4C स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ गया आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर C स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए P स्क्वायर के भाग में 2 था, यानी P स्क्वायर 2 से कट रहा था। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर के भाग में 2 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अच्छा, जो HCF होता है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। जो HCF होता है वो उन संख्याओं को विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्यू को भी विभाजित कर रहा है और 2 P को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ से देखिए P भी 2 से विभाज्य, क्यू भी 2 से विभाज्य। तो जो HCF होता है वो उन संख्याओं को विभाजित करता है, क्योंकि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनको विभाजित कर दे पूरा पूरा। तो हमने क्या माना था कि P और Q का HCF 1 है, लेकिन यहाँ से क्या आ गया कि 2 जो है वो इनका HCF है, अतः 2 जो है P और Q का HCF है। तो हमने जो माना था उसका उल्टा आया, अतः हमारी धारणा गलत है। तो हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। तो हमने क्या माना था, परिमेय है, तो ये भी गलत सिद्ध हो जाएगा, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप देखते हैं, वो भी आ सकता है, या तो ये आएगा या फिर वो आएगा, 2 नंबर में या 4 नंबर में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, दर्शाइए कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, मतलब जिसमें √3 के साथ कोई और नंबर गुणे में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है।
तो उसको कैसे हल करेंगे। ये सवाल जो पहले लगाया है उससे थोड़ा आसान होते हैं। देखिए कैसे, माना इसमें वो भी जाएगा, माना 5√3 जो है वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या माना जाएगा, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 5√3 बराबर p बटे q, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। अब यहाँ पे इनका HCF 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे हम, √3 वाली जो संख्या है उसको बराबर के इधर छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो √3 बराबर p/q, और ये जो 5 था ये इसके मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p और q को हमने पूर्णांक माना है और कोई भी नंबर पूर्णांक होता है तो यहाँ p q और 5 पूर्णांक हैं। तो अगर ये पूर्णांक हैं इसलिए p/5q यानी कि ये संख्या परिमेय होगी, क्योंकि जिस भी भिन्न में सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √3 दिया है तो √3 भी परिमेय संख्या होगी, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी, √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जिस पर रूट चढ़ा होता है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो संख्या अपरिमेय होती है, ये हम जानते हैं, अभी सिद्ध भी किया था √2 को। परंतु √3 अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो माना था उसका उल्टा आया है, तो हमारी धारणा गलत है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। तो हमने परिमेय माना है वो भी उल्टा आएगा, अतः 5√3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया। ये भी प्रश्न 2 नंबर में आपका आ सकता है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न आप घर पे सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इसको पहली बार में सॉल्व कर पाए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 व 3, 6 समरेखी हैं। इस टाइप का प्रश्न आप देखेंगे तो आपको पिछले 2-3 साल में या 4 साल में हर एक पेपर में आपको ये प्रश्न दिखेगा, इसलिए ये प्रश्न वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और इसको आसान तरीके से हल भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 100% आएगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। समरेख का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर पड़े तो ऐसे बिंदु कहे जाते हैं समरेख। तो समरेख बिंदुओं की खास बात क्या है, जब तीनों ये एक ही लाइन में पड़ेंगे तो इनके द्वारा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई त्रिभुज बनता है, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है या फिर ये त्रिभुज है, तो अगर ये बन रहा है इसका मतलब क्या है
कि ये दो बिंदु तो एक सीध में पड़ सकते हैं, लेकिन तीसरा बिंदु इनके सीध में नहीं पड़ेगा, वो कहीं और होगा, तभी त्रिभुज बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समरेख बिंदु होते हैं उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, तो उसी विधि से हम इसको हल करेंगे। और बहुत ही आसान है, और 4 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का आ सकता है, इसलिए आपके 4 या 6 नंबर पक्के हैं। देखिए, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये सूत्र कठिन लगता है, तो उसको हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और मॉड्यूलस का निशान लगता है। और यहाँ पे देखिए, इसको लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। x1 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, y लिखेंगे और y लिखेंगे, फिर प्लस x2 लिखेंगे और y लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे, y लिखेंगे, y लिखेंगे। तो इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि x1 y माइनस वाई, x2 y माइनस वाई, x3 y माइनस वाई। अब इस सूत्र को रटना नहीं है हमको, हमें देखना कि 3 बिंदु हैं, यानी कि 1 2 3, और दोबारा से लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 2, 2 के बाद कौन सी आ रही है? 3, 2 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 3, 3 के बाद कौन सी आ रही है? 1, और ये 3 लिखा है, 3 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 1, और 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 2। तो ये क्वेश्चन, ये सूत्र जो कोई याद करता है ना, तो वैसे याद करता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, तो इसको रटने की कोशिश करता है। इतना लंबा सूत्र आप रटेंगे और थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसको रटना नहीं है, इस तरीके से लिखना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सूत्र अगर नहीं याद है तो याद हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीनों बिंदु समरेखी हैं। चूंकि तीनों बिंदु समरेखी हैं, चूंकि तीनों बिंदु समरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बराबर 0। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 बराबर 1/2, और इन तीनों बिंदुओं के अब मान डालेंगे। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 क्या है? 7, y2 क्या है? 1, y3 क्या है? k, प्लस x2 क्या है? 5, y3 क्या है? k, y1 क्या है? -2। अब देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। प्लस x3 क्या है? 3, y1 क्या है? -2, और y2 क्या है? 1, तो -1। अब 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। अगर आप ये x1 y1 ये आपको याद नहीं रहता यहाँ से, तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल से कापी पर लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2, और उसके बाद में उसको बिगाड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 की गुणा 1 से होगी 7, और -7 के, प्लस 5 के, और प्लस 10, प्लस ये 3, और -2 और -1 जुड़ जाएंगे तो -3 आ जाएंगे। तो देखिए, 7 और 10 होते हैं 17, 17 माइनस 7 में से 5 निकल जाएंगे तो 2 के माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, और -9। तो 17 में से 9 निकल गए, कितने बचे? 8, -2 के,
0 हो गया, 0 की 2 से गुणा 0, तो 2 के बराबर 8, तो के बराबर 4 जी आ गया आपका। तो क्या लिखेंगे नीचे, जो भी प्रश्न में पूछ रहा है उसको लास्ट में लिख देते हैं काले पेन से या स्केच से, तो नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अतः के बराबर 4 के लिए तीनों बिंदु समरेख हैं। आपको इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है और इस टाइप के और भी सवालों को ढूंढना है मॉडल पेपर में या अनसॉल्व पेपर में, या आपकी बुक में भी मिल जाएंगे 2-3 सवाल ऐसे, तो इनको हल कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।